कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम बेस्टिन होता है। और यहाँ पर बेस्टिन सिर्फ 10 ही साल का होता है और इसी उम्र में इसकी माँ की मौत हो चुकी होती है। और यहाँ पर ये सिर्फ अपने पिता बार्नी के साथ रहता है और यहाँ पर इसके पिता सिर्फ इसे मोटिवेट कर रहे होते हैं। इसे वो समझा रहे होते हैं कि हमें हर मुश्किल का किस तरीके से सामना करना चाहिए। और यहाँ पर ये इसे बताते हैं कि तुम अब बड़े हो चुके हो और तुम्हारा स्कूल में भी कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं है। और वो बताते हैं कि तुम्हारे टीचर ने भी मुझसे शिकायत की है कि तुम पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अब अपने बेटे को समझाकर वो ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बेस्टन भी तैयार होकर स्कूल की तरफ जाने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसके क्लास के उसे 3 बच्चे मिलते हैं जो कि उसे रास्ते में धमकाकर उससे पैसे मांगने लगते हैं, जिसकी वजह से बेस्टन वहां से डरकर भागने लगता है। और वो वहां से भागते हुए एक किताब बेचने वाले की दुकान के अंदर जाके घुस जाता है। और यहाँ पर उसे उस दुकान के मालिक मिस्टर कोरिएंडर दिखाई देते हैं और यहाँ पर ये एक किताब पढ़ रहे होते हैं। तब यहाँ पर बेस्टन उनसे सवाल करता है कि ये किस तरह की कहानी वाली किताब है, जिस पर वो उसे बताते हैं कि ये कोई बच्चों की पढ़ने की किताब नहीं है, ये बाकी किताबों से एकदम अलग है। लेकिन इसी दौरान उनका फोन आ जाता है और वो जब फोन उठाने के लिए जाने लगते हैं, इसी दौरान बेस्टन उनकी किताब को देखने लगता है। और यहाँ पर बेस्टन उस किताब को चुरा कर वहाँ पर एक नोट रखकर भागने लगता है और इस लेटर में लिखा होता है कि मैं इस किताब को जल्दी ही वापस कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि बेस्टन वहाँ से सीधा अपने स्कूल आ जाता है और वहाँ वो देखता है कि उसके एग्जाम चल रहे होते हैं। तब वहाँ पर वो डर के मारे एग्जाम क्लास में नहीं जाता, वो बल्कि ग्राउंड फ्लोर में चला जाता है जहाँ पर वो उस किताब को खोलकर पढ़ने लगता है। अब हम देखते हैं कि बेस्टन जैसे जैसे उस कहानी को पढ़ने लगता है वैसे वैसे हमें वहीं के विजुअल्स दिखाए जाते हैं जो कि किताब में हूबहू लिखे होते हैं। अब यहाँ पर हमें एक जादुई आइलैंड फैंटेसिया को दिखाया जाता है और यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब जीव रहते थे। अब इसके बाद हमें इस जंगल में चीनी और नाइट अप नाम के 2 आदमी को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टेनी के पास बहुत तेजी से भागने वाली स्नेल होती है और नाइट आउट के पास एक चमगादड़ होती है। लेकिन इसी दौरान हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाया जाता है जो कि अपनी साइकिल पर सवार होकर इनके पास आ जाता है और उसे देखकर यहाँ पर सारे मौजूद जीव डर जाते हैं। और यहाँ पर वो बताता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। यहाँ पर वो बताता है कि दरअसल मैं जहाँ पर रहता था वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ रहा है। जिस पर नाइट्रो कहता है कि यहाँ पर भी यही हाल है। वो बताता है कि दरअसल इस आइलैंड को भी एक शैतान बर्बाद करने पर तुला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले सारे लोग बहुत परेशान हैं। जिस पर वो बड़ा क्रिएचर कहता है कि हमें तुरंत ही रानी के पास जाना होगा और वही हमें बचा सकती है और वही हमारी आखिरी उम्मीद है। अब इसकी वजह से सारे लोग रानी के महल की तरफ निकल पड़ते हैं जो कि एक बच्ची ही होती है। अब वहाँ पहुंचने के बाद रानी का सेवक केरन सबसे कह रहा होता है कि मुझे पता है आप सब लोग रानी से मदद मांगने के लिए आए हो, लेकिन वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब है और वो बहुत बीमार है और यदि उनका सही से इलाज नहीं हो पाए तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और यहाँ पर वो बताता है कि उनकी औषधि सिर्फ एक योद्धा आत्रेयु ही ला सकता है। जिसके बाद आत्रेयु को महल में बुलाया जाता है जो कि आत्रेयु भी एक बच्चा ही होता है और उसे देखकर यहाँ पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा आखिर योद्धा कैसे हो सकता है। इसके बाद कैरियन नाइट्रो को एक लॉकेट देता है और कहता है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये वही लॉकेट होता है जिसका लोगो किताब के कवर पर छपा होता है जिसे बेस्टिन इस वक्त पढ़ रहा होता है। अब हम देखते हैं कि आत्रेयु अपने घोड़े पर सवार होकर उस औषधि को लाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बहुत लंबा सफर करने के बाद उसे उस औषधि का कुछ भी पता नहीं चलता, जिसकी वजह से वो एक पास के जंगल में जाने लगता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक कछुआ है जिसके पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। यहाँ पर आत्रेयु को लगता है कि शायद वो उसे औषधि के बारे में कुछ बता सके। अब हम देखते हैं कि आत्रेयु अपने घोड़े के साथ उस जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन जंगल में थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उसका घोड़ा एक दलदल में फंसने लगता है, जिसकी वजह से उसका घोड़ा और आगे नहीं जा सकता था। अब यहाँ पर वो अपने घोड़े को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंत में वो उसे निकाल नहीं पाता, जिसकी वजह से उसका घोड़ा उसी दलदल में डूबकर मर जाता है। अब ऐसा होने पर आत्रेयु और यहाँ कहानी पढ़ रहा बेस्टन दोनों रोने लगते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्रेयु कैसे भी करके हिम्मत बनाकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब इसके बाद आगे बढ़ने पर वो एक छोटे से आइलैंड पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बावजूद उसे वो कछुआ कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से आत्रेयु उसे जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। और अब उसकी आवाज सुनकर आत्रेयु जिस आइलैंड पर खड़ा था वो पूरा आइलैंड ही हिलने लगता है, जिसकी वजह से वो उस आइलैंड से नीचे गिरने लगता है। और नीचे गिरने के बाद उसे पता चलता है वो किसी आइलैंड पर नहीं बल्कि उसी कछुए के ऊपर खड़ा था, जिसके बाद वो कछुआ दलदल से ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर आत्रेयु उसे बताता है कि फैंटेसिया की महारानी बहुत बीमार है और मैं उनके लिए औषधि लाने के लिए निकला हूँ, लेकिन मुझे उसका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा और मुझे तुम क्या बता सकते हो कि वो औषधि मुझे कहाँ मिलेगी। जिस पर वो कछुआ कहता है कि मैंने हजारों सालों से किसी से बात तक नहीं की, जिसकी वजह से मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ और इसके साथ साथ मैं बहुत बीमार भी हूँ, जिसकी वजह से सब कुछ इस दुनिया का बर्बाद भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं तुम्हें औषधि का पता बताने वाला हूँ। और यहाँ पर उसकी बहुत जिद करने के बाद वो कछुआ बस इतना बताता है कि तुम दक्षिण दिशा की तरफ जाओ और यहाँ से तुम सीधा 10,000 माइल्स दूर जाना होगा। अब ऐसा सुनकर आत्रेयु बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वो इतनी दूर अकेले कैसे जा पाएगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि उसे इस बात की खबर नहीं होती और एक बहुत ही
खतरनाक भेड़िया उसके पीछे पड़ा होता है और यहाँ पर एथरियो उससे बेखबर आगे बढ़ रहा होता है। अब जैसे ही वो भेड़िया उस पर अटैक करने वाला होता है, इसी दौरान उसे एक ड्रैगन आकर यहाँ से उड़ा ले जाता है। अब हम देखते हैं कि एथरियो बेहोश हो चुका होता है और यहाँ पर जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक ड्रैगन के साथ देखकर बहुत डर जाता है। लेकिन यहाँ पर ये ड्रैगन उसे बताता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और यहाँ पर उसे बताता है मैं तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ। और वो बताता है कि मैं तुम्हें दक्षिण ओरेकल के गेट तक लेकर आ गया हूँ जहाँ पर तुम्हें जाना था। अब ऐसा सुनकर एथरियो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो ड्रैगन एथरियो को एक कपल से मिलवाता है जिन्होंने एथरियो की देखभाल की थी जब वो बेहोश पड़ा था। अब यहाँ पर एथरियो इनसे दक्षिण ओरेकल गेट के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो उसे दूरबीन से दिखाते हैं कि जहाँ पर दो मूर्तियां मौजूद हैं। वो बताते हैं कि यदि कोई बुरा इंसान या जिसके पास उसे पार करने की हिम्मत नहीं है, अगर वो उसे पार करेगा तो उन मूर्तियों की आंखों से निकलने वाली आग को वो झेल नहीं पाएगा और उसकी आग इतनी तेज है कि वो किसी को भी जलाकर राख कर देगी। अब यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी ये भी बताता है कि अंदर एक और गेट है जो कि शीशे का बना है, जिसे देखने के बाद तुम्हें वहाँ पर तुम्हारा असली रूप दिखाई देगा। जिसके बाद एथरियो बिना टाइम वेस्ट किए उस गेस्ट के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर वो काफी ज्यादा डर भी रहा होता है और उसके डर को देखकर उस मूर्ति की आंखें लाल होने लगती हैं। अब उन आंखों में से आग निकलने ही वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर एथरियो कूद कर अपनी जान बचा लेता है और अब वो उसके अंदर आ जाता है, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी भी काफी खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एथरियो काफी आगे बढ़ने के बाद उसी आईने के सामने पहुंच जाता है जहां पर उसे अपने रिफ्लेक्शन की जगह पर उसे बेस्टियन दिखाई देता है जो कि वो किताब पढ़ रहा होता है। अब ऐसा देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम बेस्टियन को भी देखते हैं जिसे आभास हो जाता है कि उसे एथरियो ने देखा, जिससे डर कर वो उस किताब को फेंक देता है। लेकिन उस कहानी में उसकी काफी रुचि होती है, इसलिए वो किताब को दोबारा से उठाकर पढ़ने लगता है क्योंकि उसे जानना था कि इसके आगे आखिर क्या हुआ। अब हम एथरियो को देखते हैं जो कि उस आईने के अंदर घुस चुका था, जहाँ पर उसे दक्षिण ओरेकल की दो मूर्तियां दिखाई देती हैं जो कि एथरियो को देखते ही पहचान लेती हैं और वो उसे बताती हैं कि तुम यहाँ पर रानी के लिए औषधि लेने के लिए आए हो। लेकिन यहाँ पर वो मूर्तियां बताती हैं कि तुम्हें औषधि के लिए रानी का नाम बदलना होगा, लेकिन इस नाम को इस दुनिया का जादू इंसान नहीं बदल सकता, जिसके लिए हमें असली दुनिया के इंसान के बच्चे की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें फंटेसिया के आखिरी छोर की पहाड़ों पर मिलेगा और उस बच्चे को तुम्हें ढूंढना होगा। जिसके बाद वो उस ड्रैगन पर फिर से सवार होकर दक्षिण की पहाड़ियों की तरफ चल पड़ता है। अब हम देखते हैं कि एथरियो जैसे जैसे उस दुनिया के आखिरी छोर तक पहुंच रहा होता है, वहां पर बहुत तेज तूफान भी चलने लगता है। अब यहाँ पर काफी तेज तूफान हो जाने की वजह से एथरियो नीचे समंदर में गिर जाता है। लेकिन जब फिर से उसकी आंख खुलती है तो वो समंदर के किनारे पर खुद को पाता है और यहाँ पर उसे कुछ भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता और यहाँ पर उसकी लॉकेट भी उसके साथ नहीं होती और अपने लॉकेट को अपने पास ना पाकर वो और घबरा जाता है। अब हम देखते हैं कि एथरियो अपने सफर पर फिर से आगे बढ़ने लगता है। अब थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उसे फिर से वही क्रीचर दिखाई देता है जो कि बहुत उदास बैठा होता है। अब इसके बाद एथरियो यहाँ से भी आगे बढ़ने लगता है। अब वहाँ वो एक गुफा में पहुंचता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके साथ आज तक जो भी हुआ है उन दीवारों पर उसकी पेंटिंग बनी हुई है और वहीं पर उन्हीं पेंटिंग्स में उसे उस भेड़िए की भी पेंटिंग दिखाई देती है और उसे उसी के सामने ठीक रियल वाला भेड़िया भी दिखाई देता है। अब यहाँ पर एथरियो उस भेड़िए से सवाल करता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर भेड़िया उससे पूछता है कि क्या तुम वही हो जो रानी के लिए औषधि लेने के लिए निकल पड़ रहा है। जिस पर एथरियो उससे कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। जिस पर एथरियो उससे कहता है कि मुझे इस दुनिया के जादुई छोर तक जाना है। जिस पर वो भेड़िया कहता है कि इस दुनिया का कोई जादुई छोर है ही नहीं और वो बताता है कि ये इंसानों द्वारा बनाई गई बस एक काल्पनिक दुनिया है। और यहाँ पर ये बताता है कि जितना ज्यादा इंसान सोचता जाएगा उतना ही ज्यादा ये दुनिया कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। अब इतना ही कहकर वो भेड़िया एथरियो पर हमला कर देता है, लेकिन एथरियो कैसे भी करके एक नोकीले पत्थर से उस भेड़िए को मार देता है। अब दूसरी तरफ हम उसके ड्रैगन को देखते हैं जिसे समुद्र के अंदर एथरियो की लॉकेट मिल जाती है। अब उस लॉकेट को लेकर वो ड्रैगन सीधा एथरियो के पास आने लगता है, लेकिन इधर हम देखते हैं कि अब ये काल्पनिक दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद होने लगी थी और सही समय पर वो ड्रैगन उसे अपने ऊपर बिठाकर वहां से भागने लगता है और उसे लेकर सीधा स्पेस में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी काल्पनिक दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और उसके टुकड़े अब स्पेस में दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर एथरियो अपने लॉकेट को हाथ में लेकर कहता है कि अगर रानी का महल बचा है तो मुझे वहां पर लेकर चलो। जिसके बाद वो ड्रैगन उसे लेकर सीधा उस रानी के महल के पास आ जाता है और वहाँ महल के अंदर आने के बाद वो रानी के पास पहुंचता है और उनसे सीधा क्षमा मांगता है क्योंकि वो इंसानी बच्चे को नहीं ढूंढ सका। लेकिन यहाँ पर रानी कहती है कि तुमने उस इंसानी बच्चे को ढूंढ लिया और वो तुम्हारी कहानी के साथ सफर करते हुए यहाँ तक आया है और बताती है कि यह काल्पनिक दुनिया उसी बच्चे की बनाई हुई है। अब ऐसा पढ़कर बास्टियन बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर रानी उसकी ही बात कर रही होती है और अब देखते ही देखते रानी का महल टूटने लगता है। जिसके बाद रानी बास्टियन से कहती है कि वो उसके लिए एक नया नाम रखे। अब यहाँ पर अभी भी बास्टियन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। अब यहाँ पर रानी बास्टियन से बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसका नाम बदल दे और वो कहती है कि अगर तुमने जल्दी ही मुझे मेरे नए नाम से नहीं बुलाया तो मैं मारी जाऊंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में भी काफी तेज तूफान आ जाता है। अब बास्टियन डर के मारे रानी को एक नया नाम मून चाइल्ड देकर वहाँ से खिड़की के पास आ जाता है और वहाँ से बाहर निकलते ही वो सीधा रानी के सामने आ जाता है
और वहाँ पर वो उसे एक मोती देकर कहते हैं कि तुम इसे अपने पास रखो, और कहती है कि तुम इससे जो भी मांगो ये तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी। अब ऐसा सुनकर बेस्टियन एकदम खुश हो जाता है और यहाँ पर वो उससे पहली इच्छा मांगता है कि उसे उसी ड्रैगन की सवारी करनी है। अब इसके बाद वो देखता है कि वो सीधा उस ड्रैगन के ऊपर आ चुका है और वो ड्रैगन की सवारी की मजे ले रहा है, और यहाँ पर वो अपनी इच्छा से उस काल्पनिक दुनिया को भी पहले जैसा बना देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस दुनिया के सारे लोग जीवित हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी अगली इच्छा मांगकर उस ड्रैगन के साथ अपने शहर वापस लौट आता है, और जिन तीनों बच्चों ने उसे परेशान किया था वो उस ड्रैगन के साथ उन्हें डराने लगता है। और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।